नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी, जो थोड़ा-सा हमको बताएँगे भई दिल्ली में क्या चल रहा है और थोड़ा देश की पॉलिटिक्स के ऊपर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। क्योंकि अभी जैसे-जैसे पार्लियामेंट का सत्र आ रहा है, संसद का सत्र आ रहा है, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं कुछ आग लगाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सर जी ये बताइए दिल्ली में हमारे जो सर जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, ये बड़े हताश से दिख रहे हैं आजकल और कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भई दिल्ली के पानी के अंदर आग लग गई है, क्या ज़हर मिला दिया है। उसपे आज मोदी जी का बड़ा कड़ा-सा एक मैंने देखा नहीं कभी मोदी जी को ऐसी ऊँची आवाज़ में बात करते हुए। आई मीन वो करते हैं बट ऐसी ऊँची आवाज़ में मैंने बात करते हुए उनको नहीं देखा। अ, ये कैसे आप इसको देखते हैं? ये क्या डेस्परेशन है, हताशी है, क्या है ये सर? 2-3 बातें हैं आदि जी। ये बयान बताता है कि अरविंद केजरीवाल को दीवार पर अपनी पराजय साफ-साफ दिखाई दे रही है। और अपनी पराजय जब मैं कह रहा हूँ तो नई दिल्ली सीट पर भी वो संकट में है, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और एज ए पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी वो संघर्ष कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। कई सारी चीजें हैं। एक तो 9-10 साल की सरकार, बल्कि 11 साल ही समझिए आप, 11 साल की सरकार, 11 साल से मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा सा पीरियड छोड़ दीजिए जो अभी आतिशी मारलेना को मजबूरी में बनाना पड़ा है, वरना सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। कितनी बार दिल्ली की जनता को आपने क्या क्या सब्ज बाग दिखाए हैं। फ्री बीज वाला मामला अलग रख दें तो और बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे। दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने चले थे, लेकिन एक्चुअल क्या स्थिति है वो हाल में जो इनकी पुरानी सहयोगी है स्वाति मालीवाल, उनके वीडियोस से हमें पता लग रहा है कि दिल्ली कितनी लंदन और कितनी पेरिस दिखाई देती है, या कितनी गांव देहात जैसी हालत उसकी बना के रखी हुई है। अच्छा, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो जस की तस है। दिल्ली के भीतर का पॉल्यूशन भी, यमुना के अंदर का पॉल्यूशन भी, पेयजल संकट भी, और जो सड़कों की दशा है या जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ नया किया नहीं है। लोगों के रोजगार के लिए कुछ कोई चिंता नहीं की है। उसका ठीकरा हमेशा ही राज्य सरकारें भी और पॉलिटिकल पार्टियां भी मोदी जी के सिर पर फोड़ देती हैं, जैसे इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जस की तस हैं। उन पर जवाब देने के बजाय रोज नया कोई ना कोई ऐसा सुर्रा छोड़ते हैं, और दिल्ली के मीडिया को मैनेज किया हुआ है। ये जैसे चाहते हैं इनके बयान को वैसे लेकर के वो नाचने लगते हैं, उन पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। यानी जो इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, पिछले 10-11 साल में दिल्ली आबाद हुई तो बर्बाद हुई तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कोई इनके ऊपर ना थोपे, इनसे कोई कठिन सवाल ना पूछे, इसलिए रोजाना नए शिगुफे छोड़ते रहो। क्या आज तक हमने सुना कि साहब हिंदुस्तान के भीतर किसी ने किसी नदी में जहर मिला दिया हो? नदी में, मतलब कोई छोटा मोटा राजबाहा हो जिसमें कोई नाली बह रही हो जिसमें पानी में हो, उसमें आप थोड़ा बहुत कुछ उल्टा सीधा हरकतें कर दें तो कर दें। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। ये उस हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं जहां पर जगह जगह सड़कों के किनारे प्याऊ है, एक मिट्टी के वो करवे रखे रहते हैं, उसमें पानी डाल करके रखते हैं, घड़े में पानी डाल करके रखते हैं, साथ में एक दो गिलास रखते हैं लोग, ताकि जो गर्मी में आने जाने वाले लोग, सड़क पर आने जाने वाले लोग हैं, वो वहां रुकें और पानी पी करके जाएं। जिस स्टेट में ये कल्चर हो, उस स्टेट पर आप एक पूरी नदी में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं। इससे घटिया आरोप और क्या हो सकता है। और वहां के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इनसे पूछा है कि भैया कौन सा जहर मिलाया गया है, उसका नाम क्या है, कौन सी तारीख में मिलाया गया है।
कितनी क्वांटिटी में मिलाया गया है, कितने टन मिलाया गया है, क्योंकि नदी की बात कर रहे हो आप। और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हमारे इंजीनियर बड़े सतर्क थे जी, उनको पता चल गया कि जहर मिला दिया है और दिल्ली को मारने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दिल्ली उनको वोट नहीं दे रही है, इसलिए उनको मारना चाहती है, बदला लेना चाहती है। तो आप ये बताओ भाई कि कौन से इंजीनियर ने ये सूंघा कि यमुना में जहर मिला दिया गया? फिर आप कह रहे हो कि वो तो हमारे इंजीनियर सतर्क थे, इसलिए दिल्ली में आने से पहले ही पानी को रोक दिया। अब वो एक लोटा पानी था क्या जिसको आपने रोक दिया हाथ लगा करके? दिल्ली में कितना क्यूसेक पानी बहता है और उसको रोकना क्या आसान है? कोई बांध बना रखा है क्या? और अगर रोका है तो उसको डाइवर्ट कहां किया है आपने? जरा ये भी बता दीजिए। तो ये सारे टेक्निकल प्रश्न है। वो तो अच्छा है कि आज चुनाव आयोग ने इनको 8 बजे तक का समय दिया हुआ है कि रात्रि में 8 बजे तक आप जवाब दें। आपने ये गैर जिम्मेदाराना बयान किस आधार पर दिया है, इसका सबूत हमें दीजिए, हम इस पर एक्शन लेंगे। आप सबूत देंगे, हरियाणा सरकार से पूछेंगे, आप सबूत नहीं देंगे, आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और प्रधानमंत्री का तो रिएक्शन बिल्कुल सही है कि भाई अभी हिंदुस्तान की कल्चर इतनी खराब तो नहीं हुई है, इतने असभ्य लोग तो नहीं हुए हैं जिनको ये पता ना हो कि यमुना का पानी देश की राजधानी दिल्ली में सप्लाई होने जा रहा है, जहां पर दुनिया भर के देशों के राजनयिक रहते हैं, राजदूत, हाई कमिश्नर रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी रहते हैं, पूरा सेक्रेटरिएट है जहां पर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, पूरी कैबिनेट है, पार्लियामेंट चलती है, वहां पर जहरीला पानी भेजा जाएगा। तो आप इनका ये डेस्परेशन ही नहीं है, ये इस कदर कुंठित हो चुके हैं इस बार घिर करके, क्योंकि इनको पता है कि इस बार की जो ये हार होने जा रही है ये इनको इरिलीवेंट कर देगी। इनको पता है कि केवल शराब घोटाले का आरोप इनके ऊपर नहीं है साहब, इनके खिलाफ बस में पैनिक बटन लगाने का घोटाला है, बस खरीद घोटाला है, बसों को जो कार्यशाला में भेजे जाना था यानी मेंटेनेंस जो करना था उसका घोटाला है, एडवर्टाइजमेंट का घोटाला है, इसके अलावा जल बोर्ड का घोटाला है करीब 78,000 करोड़ का। कई घोटाले हैं जिनकी ऑलरेडी जांच चल रही है। अभी तो ये एक केस में अंदर गए थे, वो भी जमानत पर बाहर आए हैं, अभी उसका ट्रायल शुरू होना है, उसमें सजा होनी है, उसके बाद फिर से जेल जाना है। अभी इतने सारे मामले खुल चुके हैं, इतने भ्रष्टाचार के आरोप। और हाँ, शीश महल का मामला है, 54 करोड़ का शीश महल बना लिया। तो ये जानते हैं कि ये चुनाव हारने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल की सार्वजनिक जीवन और जो राजनीतिक जीवन है वो खत्म, दी एंड, उस पर बोर्ड लगने वाला है। इसलिए हताशा में, इनको पता है चुनाव तो हार रहे हैं, लेकिन ये अभी पार्टी के सर्वाइवल के लिए चिंतित हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये वाइस पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर गई भारतीय जनता पार्टी और ये वॉश आउट हो गए तो उसके बाद इनकी पार्टी भी टूटेगी, यानी पार्टी भी इनके हाथ में नहीं रहेगी। तो जितने हाथ पैर मार रहे हैं, जितना ये डेस्परेशन दिखा रहे हैं, ये सारा केवल और केवल सर्वाइवल के लिए है। और जब ऐसी स्थिति में आदमी फंस जाता है, वो पानी में कई बार वो भंवर में फंस जाता है ना आदमी, और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता है, उसमें वो कई बार ऐसी गलतियां करता है कि वो और गहरे तक फंसता चला जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वही हालत आज अरविंद केजरीवाल की हम होते हुए देख रहे हैं। सर कितने आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि सर ये मतलब क्योंकि दिल्ली में जो अभी वो क्या सट्टा बाजार और ये सब जो आ रहे हैं, पटौदी सट्टा बाजार और इतने लोगों ने बोला है, ये तो बोल रहे हैं कि ये जीतेंगे। तो आप जो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ही आउट होने वाले हैं, आप तो रहते हैं वहां पर सर, आपको थोड़ा ज्यादा पता होगा, तो जरा किस फैक्टर्स के ऊपर आप ये बोल रहे हैं और कैसे आप इसको
आपका जो विश्लेषण है ये सट्टा बाज़ार वालों के से अलग कैसे है सर? देखिए, भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं। हुँ, ये आए थे जब राजनीति में, तो ये पूरे देश की ही राजनीति बदलने के लिए आए थे, दावा करके आए थे। अन्ना आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए थे, अन्ना के नाम पर राजनीति में उतरे थे। लोगों को लगा था कि, और लगा इसलिए था आदि जी, क्योंकि जब ये अन्ना आंदोलन हुआ था 2011-12 में, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी, यूपीए की सरकार काम कर रही थी। और उस समय रोजाना नहीं तो कम से कम 3-4 दिन में, 10-5 दिन में कोई एक घोटाला, कोई एक गड़बड़ी, कोई एक भ्रष्टाचार का मामला मीडिया में सुर्खियां बनता था। जी। और लोग, मुद्रास्फीति की दर भी 10% से ऊपर थी उस समय। हुँ, लोग महंगाई से त्रस्त थे। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल था। आज जैसे हाईवे, एक्सप्रेसवे थोड़ा थे तब, या इतने हवाई अड्डे थे भी तो वो किस तरीके से काम करते थे। मतलब हर चीज के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था। गैस सिलेंडर लेना है तो लाइन में लग जाओ, बिल भरना है तो लाइन में लग जाओ, फ्लाइट बुकिंग करानी है किसी ट्रेवल एजेंसी के पास जाओ, यहाँ तक के फोन का बिल भरना है, रिचार्ज करवाना है तो भी आप किसी के पास जाओ। आज तो आपके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। घर बैठे आप फ्लाइट का टिकट बुक कराओ, कैंसिल कराओ, रेलवे का कराओ, गैस का, अगर आप सिलेंडर है पाइपलाइन से नहीं आ रही तो आप गैस का सिलेंडर बुक करा दो, चाहे जो कराओ। लेकिन अब तो सब कुछ सुविधा हो गई है। घंटों घंटों जाम में लोग खड़े रहते थे, लोग त्रस्त थे। उनको लगा था कि, और तब तक 2013 से पहले नरेंद्र मोदी भी पिक्चर में नहीं थे। तो लोगों को लगा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक क्योस है, एक निराशा का वातावरण है। इन्होंने उसका फायदा उठाया था। इन्होंने कहा था कि हम सब कुछ बदल देंगे, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने लोगों को बेहद निराश किया है। इन्होंने कुछ करके नहीं दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या लोग अब इस तथ्य से अवगत नहीं है कि जब कोरोना में दिल्ली की जनता, हाहाकार मच रहा था, लोगों को आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन का संकट था और लोगों की लाशों के ढेर लग रहे थे, उस समय ये नई आबकारी नीति बना रहे थे दक्षिण की एक ग्रुप के साथ बैठ करके, और शीश महल बना रहे थे उस समय, कोरोना काल में शीश महल बना रहे थे। तो लोगों को क्या ये पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के पाप का घड़ा जो है वो भर रहा है? तो ये फलोदी-वलोदी जो भी कुछ कह रहे हैं, ये एक अलग बात होती है। मैं लॉजिक से बात करता हूँ हमेशा, और लॉजिक ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के लोगों में गहरी निराशा है, और ये केवल निराशा नहीं है, आक्रोश भी है। और वो आक्रोश हमें 5 फरवरी को जब मतदान होगा तब दिखाई देगा, और 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएँगे तो उसकी पुष्टि हो जाएगी। सर क्योंकि अभी जिस तरह से और बीजेपी पे काफ़ी इल्ज़ाम लगते हैं इस बारे में कि भई इस बारी अच्छे से करा नहीं इन लोगों ने इलेक्शन। नुपुर शर्मा को लेके आ सकते थे, लेकिन नुपुर शर्मा को नहीं लेके आए, स्मृति ईरानी को ला सकते थे, नहीं लेके आए। बीजेपी की जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी रही है, ये आपने हरियाणा में भी सेम देखा, इन्होंने सीएम फेस नहीं दिखाया था। महाराष्ट्र में भी सेम देखा था हमने। तो इनकी स्ट्रैटेजी तो सेम है, बट यहाँ पर एक जो सबसे जो वॉर विनिंग फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं भैया जो लड़ाई को एकदम जिता दे, वो है आरएसएस। आरएसएस का कितना रोल है सर दिल्ली में ग्राउंड में? आरएसएस की भूमिका देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान आ गया था, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि अब हमें आरएसएस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सक्षम हैं। तो आरएसएस ने एक तरीके से अपने को विथड्रॉ किया था बीच चुनाव, हुँ, और पूरे लोकसभा चुनाव में आम लोगों की ये शिकायत थी कि 2019 और 2014 के इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी के कैडर और आरएसएस के कैडर ने उनके घर पर्चियां भिजवा दी थी मतदान से पहले, और वो लोग सतत संपर्क में थे, उस तरीके से 2024 में दिखाई नहीं दिए, सुनाई नहीं पड़े। लेकिन जेपी नड्डा के बयान के बाद तो बिल्कुल ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। उसका नतीजा आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक करके रह गई।
वो तो एनडीए को मिलाकर के 293 सीटें मिल गई, जिस वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, वरना इस बार मुश्किल हो जाती। अगर भारतीय जनता पार्टी की और 20 सीटें घट गई होती तो दिक्कत होती, सरकार नहीं बनती। बाद में जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, और उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों के लिए, जिसमें 7 जीती, उसमें आरएसएस ने फिर से जुट करके काम करना शुरू किया। और नतीजा आप देख लीजिए, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। महाराष्ट्र जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में, जहां लोकसभा चुनाव में 48 में से 31 सीटें बीजेपी विरोधी महागठबंधन जीतने में कामयाब हो गया था, वहां इन्होंने 6 महीने के भीतर बाजी पलट दी, केवल इसलिए कि आरएसएस जमीन पर काम कर रहा था, लोगों के संपर्क में था, और ऊपर से योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे। और उसके बाद थोड़ा सा उसको पॉलिश करके प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो वो काम कर गया। और लोग फिर से, जो थोड़ा बहुत जातियों में विभक्त हो गए थे लोकसभा चुनाव में, वो फिर से एकजुट हुए और भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद हुए। तो दिल्ली में भी ये चीजें अब वर्क कर रही हैं। मेरी तो सूचना ये है कि महाराष्ट्र का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ था, जैसे ही रिजल्ट आए थे 23 नवंबर को, 25 नवंबर से तो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा था, रिजल्ट आने के साथ ही वो आरएसएस की पूरी टीमें दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी और उन्होंने दिल्ली में अपना काम शुरू किया था। और ऊपर से इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत नियोजित दिखाई दे रहा है। एआई की मदद से जिस तरीके के ये वीडियो जनरेट करके अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया गया है, घेरा गया है अलग अलग मुद्दों पर, और जिस तरीके से अलग अलग लेवल के लोगों की ड्यूटीज लगाई गई हैं कि आपको इस क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी है, आपको वहां की जिम्मेदारी लेनी है। प्रधानमंत्री एक काम ये कर रहे हैं लगातार, अलग अलग राज्यों के जो इनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, प्रशिक्षित भी करते हैं कि हर बूथ कार्यकर्ता को कम से कम 50 मतदाताओं की जिम्मेदारी लेनी है, कि उनको बूथ तक ला करके उनसे वोटिंग करानी ही करानी है। तो ये सब आसान काम नहीं होता है। इतने माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चुनाव मैदान में जाती है। और ऊपर से जो इनका एक दांव हुआ करता था फ्री बीज का, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि साहब जो भी गरीबों के लिए जन कल्याण की योजनाएं जारी हैं वो जारी रहेंगी, उसमें कोई भी विड्रॉ नहीं होगी। क्योंकि शुरू में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था, अरे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो बिजली फ्री देनी बंद कर देगी, पानी फ्री भी देना बंद कर देगी, बसों में फ्री में यात्राएं नहीं कर पाएंगी महिलाएं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इन्होंने 2100 रुपये महीना देने की बात की है महिलाओं को, हम 2500 देंगे। जो बाकी की सुविधाएं हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया बीजेपी ने। यानी बीजेपी जो अब तक नहीं करती रही दिल्ली में, इस बार बीजेपी वो भी कर रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी का जो एक समन्वय है इस बार के चुनाव में, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह वो दिल्ली में भी दिखाई देगा और इसके नतीजे भी हमें दिखाई देंगे। सर, ये जो अभी रिसेंटली झगड़ा हुआ इनका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, बड़ा इंटरेस्टिंग, आई मीन वो लो लेवल पे झगड़ा चल रहा था। अब तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल एक दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं सर, मैं सही में बोलूं, ये जो बीजेपी अपने आप को थोड़ा ढीला दिखा रही है ना, ये मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि ये जान के कर रहे हैं कि यार ये आपस में लड़ने लड़ने दो, अब हम बीच में घुसेंगे तो हमारी ऊपर आ जाएगा सब कुछ। चुपचाप बैठे रहो, अपना ग्राउंड पे काम करो, कोई मिनिस्टर मिनिस्टर बड़े बड़े लोग अभी मत आओ, कोई फेस फेस मत दिखाओ, क्योंकि ये दो लड़ रहे हैं। तो अगर देखो, दो पुरानी कहावत है ना कि जब दो बिल्लियां लड़ रही हैं बीच में बंदर मस्ती करता है। तो
2008 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जीती थी और शीला दीक्षित तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। उस समय कांग्रेस के पास वोट शेयर था दिल्ली का करीब 40%। वो 2008 और 2020 इन 12 सालों में वो घट करके आ गया 4.3 पर। 40% से करीब आप समझिए कि 36.5 के आसपास घट गया उनका। और ये 36.5% कहाँ गया? ये चला गया आम आदमी पार्टी की तरफ। अच्छा, ये वोट बैंक है कौन सा? वो गरीब गुरबा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान भी है, वो पंजाबी भी है, दूसरे लोग भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2020 में एक तरीके से आत्महत्या की थी। वो कहते हैं ना, घर फूंक तमाशा, कि हमारा घर फूके तो फूके, भारतीय जनता पार्टी के घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल के घर में रोशनी हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए थे। इनका खाता ना तो 2015 में खुला ना 2020 में खुला कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी को तो फिर भी 2015 में 3 सीटें मिल गई थी, 2020 में 8 सीटें मिल गई, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस की समझ में ये आया है हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड की डिफीट के बाद। और मैं डिफीट क्यों कह रहा हूं झारखंड में और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर जम्मू कश्मीर में 90 के सदन में केवल 6 सीटें जीती हैं और वो 6 के 6 भी मुसलमान हैं। झारखंड में आप केवल 16 सीटों पर सिमट करके रह गए हैं। हिंदी पट्टी का स्टेट है और वहां एक क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका मुख्यमंत्री बन रहा है 2 बार से। हरियाणा में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और कांग्रेस हार गई। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बावजूद कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम दूसरों के घर में रोशनी करने के चक्कर में अपना घर फूंकते रहे। इसलिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ही हमें वापसी करनी पड़ेगी। जो वोट बैंक हमारा शिफ्ट हो गया है उनकी अपनी गलती की वजह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ, हम हारेंगे, हमें पता है, सरकार नहीं बनाएंगे तो भी कम से कम खोया हुआ जनाधार तो वापस ले लें हम अपना। इसलिए राहुल गांधी भी लगे हुए हैं और दूसरे लोग भी लगे हुए हैं और ये अरविंद केजरीवाल को चुभ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि जितना इनका वोट बैंक वापस जाएगा उतना इनका घटेगा और इनका जितना घटेगा भारतीय जनता पार्टी उतनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए राजनीति ऐसा खेल है जिसमें ऐसे लोग बहुत जल्दी बौखला जाते हैं और अरविंद केजरीवाल की जो बौखलाहट हमें दिखाई दे रही कैमरों पर, इसी का नतीजा है। ये बौखलाहट हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया, नरेंद्र मोदी यूं, अमित शाह यूं, उसके प्रति नहीं है, राहुल गांधी के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है कि तुम जान क्यों लगा रहे हो, ताकत क्यों लगा रहे हो, 2020 की तरह सरेंडर करके घर क्यों नहीं बैठ जाते हो, यानी फिर से 10 जनपद में आग क्यों नहीं लगा देते हो और मेरे घर में जो है उजाला क्यों नहीं करवा रहे हो। लेकिन कांग्रेस समझ चुकी है कि बहुत हो गया त्याग, पश्चिम बंगाल में भी करके देख लिया, दिल्ली में भी करके देख लिया, फिर भी जूते ही पड़ते हैं, कोई भला ही नहीं देता। इसलिए कांग्रेस ने इस बार ताकत जैसे ही लगाई वैसे ही अरविंद केजरीवाल की जो डेस्परेशन है वो हमें और आपको दिखाई दे रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये फलोदी वगैरह जो हैं ये काम नहीं करेंगे, लॉजिक काम करेंगे इस बार। जो लॉजिक है वो ये कहता है कि कांग्रेस जितनी ताकत लगाएगी अरविंद केजरीवाल के जीतने के चांसेस, बल्कि हारने के चांसेस और गहरे होते चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की विनिंग पॉसिबिलिटी
और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सर ये जो अभी ये जो जैसे पानी का बात कर रहे थे, तो ये एक एक रिपोर्ट निकली कि साहब 8 इनको 3-4 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। क्योंकि दिल्ली में जो वाटर का जो टेस्टिंग चल रही है, उसकी रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हो गई हैं कि दिसंबर 2024 में 5 पार्ट पहुँच गया था, ठीक है? अमोनिया का। उसके बाद सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी स्पाइक किया था, अक्टूबर में, जुलाई में, नवंबर 2020 में। तो ये तो इनकी सरकार थी, ये तो, और जो वाटर मैनेजमेंट है, ये तो इनकी सरकार ही कर रही थी। तो वहाँ से तो आया, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट इन लोगों ने जो करी है, उसके उसके अंदर भी इतनी गड़बड़ें इन लोगों ने करी है, तो ये तो इनको अपने आप पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेरा जो जो शत्र है सर, ये चीज़ लाके कि ये जो इतने इर्रेलेवेंट से स्टेटमेंट देते हैं, अभी तक तो जो लोग हैं दिल्ली में उसको खरीद रहे हैं। अभी तक तो वो खरीदा जा रहा है। कोई पिछले इलेक्शन तक तो खैर लोकसभा के थोड़े पहले तक जब तक वो जेल नहीं गए थे तो तब तक तो खरीदा जा रहा था। ये जो जेल-वेल का पूरा चक्कर है, और अभी आप देख रहे हैं ताहिर हुसैन को भी निकाल लिया बाहर, हमारे कोर्ट भी पता नहीं किस कौन-सी जगह से सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये सब पूरे गेम को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, बात ये है कि हाथ पैर मार रहे हैं ये, और आपने बहुत वैलिड सवाल एक उठाया है कि दिल्ली के भीतर जो सप्लाई हो रही है पानी की, उसका पॉल्यूशन का स्तर क्या है? उसका अभी स्वाति मालीवाल ने कुछ द्वारका के इलाके में और कुछ दूसरे इलाकों में घरों में जाकर के बोतलों में पानी भरा था, तो एकदम कोका कोला जैसा पानी निकल रहा था। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी हरियाणा जिम्मेदार है क्या? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। इनको पता है कि नतीजा क्या होने जा रहा है। दूसरे, इन्होंने कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं, कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं कि साहब बस ये 5 साल दे दो, इन 5 सालों में हर घर की टोंटी से आप ओंख लगा करके पानी पिएंगे, इतना शुद्ध पानी आएगा, आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने तो ये भी कहा था राजदीप सरदेसाई से गोवा में कि साहब 2025 तक अगर मैं यमुना को पूरी तरीके से साफ ना करूं तो मैं जनता से अपील करूंगा कि वो मुझे वोट ना दें। तो यमुना तो आपने साफ नहीं की, घर घर आपने शुद्ध पेयजल भी नहीं पहुंचाया, दिल्ली का पोल्यूशन भी ठीक नहीं किया, दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस जैसा भी नहीं बनाया, तो आपको तो वोट मांगने का कोई हक ही नहीं है। तो ये अपने बयानों की वजह से, लोगों को सब्ज बाग दिखाने की वजह से खुद ही पूरे मकड़ जाल में इस समय घिरे हुए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, और चूंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी अब तय होने का समय है, कठिन प्रश्न पूछने का समय है, इसलिए अगर विपक्ष और मीडिया के लोग इनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये रोज नए नए विवाद, कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे जी किसानों के कर्ज माफ कर दो, आम आदमी के कर्ज माफ कर दो, कभी आप पानी को लेकर के चिट्ठी लिखेंगे, कभी किसी चीज को चिट्ठी लेकर के चिट्ठी लिखेंगे। क्यों भाई, 10 साल कहाँ थे? अब से 3 साल पहले, 4 साल पहले भी चिट्ठी लिख सकते थे। ठीक चुनाव के समय ये सारे मुद्दे याद आ रहे हैं क्या? क्योंकि आप घिर गए हैं, और आप नए नए मुद्दे सामने ला करके, जो पुराने मुद्दे हैं, जो आपकी जवाबदेही हैं, जो आपकी नाकामियां, जो आपकी नालायकियां हैं, उनको आप ढकना चाहते हो ताकि नए मुद्दों पर रोज बहस हो और उनको कोई याद भी ना करे। सही बात है सर। सर थोड़ा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं। ये मेन स्ट्रीम में जो अभी पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, अभी आज रिपोर्ट आ गई कि भी 2-3 दिन में वक़्फ़ भी डाल देंगे। 31 तारीख को सेशन शुरू है, तो 1 तारीख को बजट होगा, फिर मतलब 2, 3, 4 5 तारीख को वक़्फ़ भी आ जाएगा। तो वक़्फ़ का जो मेल्टडाउन है, मैं संजय जी से बात कर रहा था इसके ऊपर, तो वो तो शुरू हो चुका है, और मेरा एक कहना है कि ये महाकुंभ को भी उसके अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो, ये तो अपने हिंदूज़ अपने आप को दिखा रहे हैं। और एक इसके ऊपर बड़ा फ़नी सा ब्लूमबर्ग पे आर्टिकल आया था, जो कहता है कि भई मोदी की
वजह से ये हो रहा है क्योंकि मोदी अपना हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसने महाकुंभ करा है वहाँ पर। तो मैं मोदी साहब को बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ महाकुंभ करने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हो रहा है सब कुछ। मतलब क कहीं पे भी कुछ भी बोलते हैं सर ये लोग, तो आपको कैसे लगता है अभी ये जो पार्लियामेंट से पहले अभी कोई दुर्घटना, कोई घटना, कोई इनके पास नैरेटिव नहीं है इस टाइम पे। नहीं तो मणिपुर आदि हो जी जाता, कुछ हो जाता। आदि आदि जी 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है जी, और पिछला महाकुंभ 1882 में हुआ था। ऐसे ही हुआ था। तो 144 साल बाद जाकर के महाकुंभ है। तो नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो उसके टाइम में भी महाकुंभ आता, या योगी आदित्यनाथ की जगह कोई और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो उसको भी महाकुंभ की तैयारियां करनी पड़ती। क्योंकि महाकुंभ के समय डिवोटी तो जाएंगे, तीर्थयात्री तो जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, तो उनके आने की, जाने की, रहने की, सुरक्षा की, उनके स्वास्थ्य की, वो सारी जिम्मेदारी तो सरकार की ही होती है, व्यवस्थाओं की ही होती है। कोई बहुत इस मामले में लापरवाह साबित होता है, जैसे 2013 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और 30 से ज्यादा लोग मर गए थे। कोई योगी आदित्यनाथ जैसा काबिल मुख्यमंत्री साबित होता है कि हादसा हुआ लेकिन उसको वहीं रोक दिया गया, वहीं खत्म कर दिया गया, उसको मैनेज कर लिया गया। और मेला क्षेत्र में ही कई अस्पताल बना दिए गए थे पहले से ही, एम्बुलेंस खड़ी थी, 50 से ज्यादा एम्बुलेंस मेला क्षेत्र में खड़ी हुई हैं जो तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। अभी पिछले दिनों भी एक हादसा हुआ था किसी गैस सिलेंडर के फटने से, वो गोरखपुर की जो धार्मिक पुस्तक हो गीता प्रेस का पूरा पंडाल था वो चौपट हो गया था, आग लग गई थी, लेकिन 20 मिनट के भीतर उस पर काबू पा लिया गया। तो जब इतना क्राउड हो, करोड़ों की संख्या में क्राउड, और आपको पता है कि आने वाला है, 60 देशों से लोग आए हैं, जर्मनी भी है, उनमें बेल्जियम से लेकर के ब्रिटेन भी है, नीदरलैंड भी है, अमेरिका तक के डिवोटी जो है यहाँ पर आए हैं जिन्होंने गंगा में डुबकी लगाई है। एप्पल के सीईओ की पत्नी ने आकर के सनातन धर्म स्वीकार किया और कमला नाम हासिल कर लिया। तो सरकारों को पता था कि, और जनता को भी पता है कि इस समय सेंटर में भी एक ऐसी सरकार बैठी है जो हिंदू मान्यताओं, हिंदू विरासत को इस समय उनकी देखभाल कर रही है और जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए, पुनर्प्रतिष्ठा के लिए काम कर रही है। जिन्होंने काशी में कॉरिडोर बनाया है, जिन्होंने केदारपुरी की कायाकल्प की है, जिन्होंने सोमनाथ का उद्धार किया है, जिन्होंने उज्जैन की महानगरी में महाकाल का भी एक कॉरिडोर बनाया है, जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना दिया है, जो मथुरा और ज्ञानवापी के लिए भी संघर्षरत है। तो ऐसे में महाकुंभ अगर आ रहा है तो उसमें भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहनी ही हैं, और इसीलिए करोड़ों की संख्या, आज में ही वहां करीब 10 से 12 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, लगा चुके होंगे इससे आधे अब तक, और ये रात तक चलेगा स्नान। तो ये जो आस्था का पर्व है, ये आस्था का पर्व मुझे तो कई बार लगता है कि केवल गंगा मैया के लिए नहीं है, या महाकुंभ के लिए नहीं है, या प्रयागराज के लिए नहीं है। ये आस्था मोदी जी के प्रति भी है, योगी जी के प्रति भी है, तभी इतने लोग वहां पहुंच रहे हैं। और इतने क्राउड में साहब कुछ शरारती तत्व होते हैं, कुछ आफत यारे होते हैं जो पीछे से धक्का मार देते हैं, कुछ जबरन भी कुछ साजिश रच सकते हैं, छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि एक भी किसी की जान जाए तो मैं उसको छोटी बात नहीं कहता हूं, वो एक बड़ी बात होती है। वो एक भारतीय था जो नहीं रहा है, वो किसी परिवार का सदस्य था, अब किसी का बेटा था, किसी का पति था, या किसी की माँ थी, या किसी की बेटी थी, या किसी की पत्नी थी, यानी एक भारतीय की मौत होती है जब इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन साहब उसको
नियंत्रित कर लेना और ठीक तरीके से फिर से सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देना, ये काबिल और नाकाबिल सरकार का परिचायक होती है और इतना बड़ा हादसा हो सकता था जिसको टाला गया है। तो पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, ठीक है। इन लोगों को एक आदत पड़ी हुई है कि पार्लियामेंट को बाधित करने के लिए, शुरू के कुछ दिन बर्बाद करने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, देश और विदेश में कुछ संदेश और संकेत देने के लिए, जहां से ये प्रायोजित हैं या जिनके इनको वोट लेने होते हैं, उनको संदेश देने के लिए ये हंगामे करते हैं। तो ये करेंगे, इनको राजनीति करने का अवसर मिला है तो ये क्यों नहीं करेंगे, इस बार भी करेंगे ये। जहां तक वक्फ संशोधन बिल का आपने प्रश्न किया है, जिक्र किया है, तो विपक्ष का रवैया जेपीसी के भीतर भी हमने देख लिया है कैसा रहा है। उन्होंने हर मीटिंग में हंगामे किए हैं, हर मीटिंग में उन्होंने जो है नए नए प्रस्ताव रखे हैं, जो सुधार सरकार करने जा रही है, व्यवस्थित करने का भी, पारदर्शी करने का भी, उसका भी विरोध किया है। ये लोग क्यों नहीं चाहते थे ये भी सबकी समझ में आ रहा है, क्योंकि जो अशराफ हैं, जो अमीर मुसलमान हैं, उन्हीं का वक्फ की संपत्तियों पर एक तरीके का नाजायज कब्जा है। बल्कि माफिया जो हैं वो वक्फ के जरिए इन वक्फ की जमीनों जो उसके कब्जे में है, अभी ये साबित होना है कि वक्फ की जमीनें हैं या नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही, आदि जी आपको ताज्जुब होगा जान करके, 1,30,000 के आसपास वक्फ ये दावा करता है कि ये हमारी संपत्ति है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सर्वे कराया है उसके अनुसार इसमें से 78% जमीन सरकारी है और उस पर अवैध कब्जा है वक्फ का। उन संपत्तियों का कोई भी वैध दस्तावेज इनके पास नहीं है, यानी 78% जमीन सरकार को वापस लेनी ही लेनी है। अब ये जो नया वक्फ बिल आ रहा है, इसमें तो ये निवस्त्र होने वाले हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे बहुत सारे सूबे हैं, बिहार है, झारखंड है, दूसरी जगह हैं, वहां सब जगह इन्होंने, हैदराबाद का वो असदुद्दीन ओवैसी, इन सब ने मठाधीशी करते हुए जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। अच्छा, अल्लाह के नाम पर वो जमीन होती है साहब, और बताते हैं कि जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, यानी मुसलमानों में जो बेसहारा हैं, उनके लिए उस तरह की जमीनें होती हैं। लेकिन क्या ऐसे लोगों को आप उनके लिए कुछ किया आपने? नहीं किया। तो ये जो कानून लाया जा रहा है, जिसके बारे में दुष्प्रचार हो रहा है, जी हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हमारे धर्म स्थल छिन जाएंगे, केवल लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए और इसका विरोध करने के लिए और अपनी वोट परस्ती की राजनीति करने के लिए। एक्चुअल में तो जब ये बिल पारित हो जाएगा और लागू हो जाएगा तो बहुतों की दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत सारे भू माफिया बेनकाब हो जाएंगे और वो फिर से फटे हाल हो जाएंगे। इसलिए ये सब राजनीति की जा रही है। राजनीति तो सर अच्छा है, चलनी चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलता है। आखिर में छोटा-सा सवाल पूछूँगा सर मैं, ये जो अंदर अभी 3-4 लोगों के ऊपर पीठें तोड़ी गई हैं, अभी एक राणा अयूब, ये वो, तो ये तो मतलब यहाँ पर लगता है कि अभी थोड़ी तलवार निकलनी शुरू हो रही है। आपका क्या कहना है सर? इंटरनल सिक्योरिटी और जितने भी हमारे अर्बन नक्सल हैं, उनके ऊपर अभी कुछ एक्शन होना आप शुरू होता देखेंगे सर? आदि जी, आप भी, मैं भी, संजय दीक्षित जैसे लोग भी सब इंतजार कर रहे हैं और कुछ कुछ तो शुरू हो भी गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कि ये जो इकोसिस्टम है, अब इसको इसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो कुछ लोगों को तो खैर प्रिवेंट किया गया है। कई ऐसे चेहरे जो कनाडा से और दूसरी जगहों से भारत आना चाहते थे, उनको हवाई अड्डों पर ही रोक करके वापसी की फ्लाइट में चढ़ा दिया गया कि आपकी भारत में ज़रूरत नहीं है।
इसी तरीके से देश के भीतर ये राणा अयूब हों या सबा नकवी हों या दूसरे लोग हों या एक और वो आरफा खानम शेरमानी से लेकर के कई दूसरे चेहरे हैं जो लाठियां भांजते रहते हैं और भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनका भी समय आएगा साहब। मैं तो होपफुल हूं कि इनका समय आएगा, बस वक्त की बात है। वक़्त की बात है, आपने भी अच्छी बात करी, कुछ लोगों को तो होल्ड किया गया है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है वो होल्ड किया गया है क्योंकि किसी को विक्टिम कार्ड देना स्पेशली हमारे जब इतने प्यारे-प्यारे कोर्ट्स हैं, उसके सामने विक्टिम कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 दिन अंदर जाके छठे दिन हमारे सिर पे तांडव करेंगे उसके बाद आके। वो बात आपकी एकदम ठीक है। इसी बात में सर थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया, ऑलवेज़ जी आपसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।